जुलाई करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और मैंने आर्टिकल्स पे डिस्कस किया था। डिस्कशन में ऑलमोस्ट एक बार हमने सारे आर्टिकल्स को देखा था और फर्स्ट आर्टिकल आई थिंक लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया था हमने, है SIR वाला पढ़ लिया था। तो सेकंड आर्टिकल जो है वो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा आर्टिकल है कि कैसे इंडिया में मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट होती है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल कॉलेजेस उनका करिकुलम उनका सिलेबस कैसे सेट होता है और इंडिया में डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है सर, उसके बारे में आर्टिकल है। दैट इज़ NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। हमने बात करी थी कि पहले 1956 में एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी। वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सारे के सारे रेगुलेशंस देखती थी, चाहे वो UG एजुकेशन हो, अंडर ग्रेजुएट MBBS, या फिर वो PG एजुकेशन। ठीक है, सभी का जो मेजर स्टैंडर्ड सेट करना है ये कौन करता था सर? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो 1956 के पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनी थी, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी सर। ठीक है, रिसेंटली 2019 में पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया नेशनल मेडिकल कमीशन का, और जो प्रीवियसली काउंसिल एग्जिस्ट करती थी उसको रिप्लेस कर दिया और एक नई बॉडी आ गई, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके जो मेजर काम है उसको हमको पढ़ना है। उसके जो मेजर फंक्शन है वो वही फंक्शन है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थे, बस ये है कि ये थोड़ी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बॉडी है सर। इंडिया में जो मेडिकल में UG का एजुकेशन होता है, फॉर एग्जांपल जो MBBS होती है सर, उस MBBS का पूरा करिकुलम सेट करना, उसका सिलेबस क्या रहेगा सर, ये काम कौन करता है? इट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन। जिस तरीके से UG का वो करते हैं स्टैंडर्ड सेट, उसी तरीके से PG का भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस का पीरियोडिक अप्रूवल या फिर पीरियोडिक उनका असेसमेंट जो है वो भी कौन कंडक्ट करता है सर? नेशनल मेडिकल कमीशन करता है कि कौन सा कॉलेज जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा है तो उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है सर, उसको आप नोटिस देंगे, और अगर कंटिन्यू नहीं वो कंप्लाई करता है तो आप उसका लाइसेंस छीन भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नया कॉलेज अगर खुलने वाला है और उसका लाइसेंस अगर चाहिए आपको, तो उसके लिए भी जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया कौन देखता है? NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके अलावा इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि MBBS करने के बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब का भी इंडिया में एक रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हर प्रैक्टिशनर को NMC जो है वो प्रोफेशनली रजिस्टर करता है और उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। तो हर डॉक्टर जो इंडिया में प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके पास नेशनल मेडिकल कमीशन का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है सर। विदाउट दैट रजिस्ट्रेशन नंबर आप अलाउ नहीं होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप नीट UG एग्ज़ाम देकर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे 5-5.5 साल पढ़ाई करते हैं। ठीक है सर, और उसके बाद जो है NMC ने एक नया प्रोसेस बना रखा है, उसके अंदर एक एग्ज़ाम होता है NEXT करके। NEXT नेक्स्ट बोलते हैं जिसको। आप भारत में कहीं से भी MBBS करें, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, हर केस में आपको वो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है वो देना पड़ेगा सर। अगर आप सारे के सारे सेमेस्टर जो हैं MBBS के वो पास किए हैं प्रॉपरली, कॉलेज के एंड पे आप MBBS के लिए क्या हो गए हैं सर? क्लियर हो गए। बट MBBS की डिग्री आपको कॉलेज दे देगा, बट प्रैक्टिस करने की जो लाइसेंस है वो लाइसेंस NMC से ही मिलेगा। और जब तक आप वो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, NEXT वाला जो एग्ज़ाम, तब तक आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं सर? ये NEXT जो है ये 2019 के पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था सर, ये भी रिसेंट टाइम में ही NMC बनने के बाद एग्जिस्टेंस में आया है। समझ गए सर? गेटिंग इट? ये सारे रेगुलेशंस जो हैं वो NMC अभी भारत में करता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है सर? दिसंबर में न्यूज़ में क्यों है? इसीलिए है बिकॉज जो इसके चेयरपर्सन थे NMC के, उन्होंने हेल्थ ग्राउंड पे रिज़ाइन किया है सर,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए पर्सन को एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। तो हमको ये भी देखना है कि चेयरपर्सन जो होते हैं एनएमसी के वो कहाँ से आते हैं, एनएमसी का कंपोजिशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र है या फिर स्टेटूटरी इसके अंदर कोई कंप्लाइंस देखना होता है। समझ गए सर, ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। तो नो डाउट उसका जो हेड होगा वही उसको पूरी की पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। चेयरपर्सन इज सपोर्टेड बाय 10 मेंबर्स, इसका मतलब टोटल 11 मेंबर्स हैं कमीशन में। एक चेयरपर्सन है और 10 कौन है सर, मेंबर्स हैं। कंप्राइजिंग बोथ पार्ट टाइम एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब इसके अंदर पार्ट टाइम मेंबर भी हो सकते हैं जिनको थोड़े समय के लिए रखा गया है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो का मेंबर होता है मतलब होता है कि वो जो व्यक्ति किसी और ऑफिस को हेड कर रहा होगा या किसी और ऑफिस का पार्ट होगा, पर वो बाय डिफॉल्ट इसका भी क्या हो जाएगा सर, मेंबर हो जाएगा। आई होप आप एक्स ऑफिशियो टर्म समझते हैं। बताऊं मैं एक्स ऑफिशियो समझ गए या बताऊं मैं, बताऊं? ठीक है, देखिए एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है, सिंपली भाषा में कहे हैं तो वो है इसलिए वो है। मैं सिंपली बताऊं, पॉलिटी में हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है नीति आयोग। नाम सुना है आपने नीति आयोग से? अब नीति आयोग जो है NITI नीति आयोग है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वास्तविकता में उस चेयर पे किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक है, वहां पे ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन बन जाएगा किसका, नीति आयोग का। ऐसा नहीं, इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इसका मतलब संभावना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर कुछ और ऐसी बॉडीज हैं जिनके चेयरपर्सन को बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप दी जा रही है। समझ गए सर, पॉइंट समझ आया? मतलब वो एग्जैक्टली उसके मेंबर नहीं है, एनएमसी के अलग से मेंबर नहीं बनाया जा रहा उसको। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूँ एक बॉडी की, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, ये एक बॉडी है सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बॉडी है, इसका जो चेयरपर्सन होगा एनएमसी में साफ लिखा है कि जो IMA का मेंबर होगा या IMA का जो चेयरपर्सन होगा वो एनएमसी का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा सर। इसका मतलब जो भी इस पद पे आएगा वो बाय डिफॉल्ट एनएमसी का क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। उसको अलग से बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप उसके मेंबर हो, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हो तो आप बाय डिफॉल्ट उसके क्या हो सर, एनएमसी के मेंबर हो। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। आपकी पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे एक्स ऑफिशियो टर्म यूज होता है। ठीक है सर, गेटिंग इट? तो कई सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर भी आपको देखने को मिल सकते हैं सर। तो ये आपका एनएमसी है सर। ठीक है, अब 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स। अब जो एनएमसी का कंपोजिशन है इसको समझना जरूरी है, ये एग्जाम में आ सकता है सर। एनएमसी के कंपोजिशन में ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर 4 अलग अलग बोर्ड्स हैं सर। एनएमसी के अंदर 4 अलग अलग बोर्ड है। तो जो पहला बोर्ड है, और दिस एम टू ब्रिंग द डोमेन एक्सपर्टीज। डोमेन एक्सपर्टीज मतलब हर डोमेन के लोग जो है, अपन जिस जिस जगह पे या जिस फील्ड की बात करेंगे उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेने के लिए 4 अलग अलग क्या बनाए सर, बोर्ड बनाए एनएमसी के अंदर। तो पहला जो बोर्ड है वो है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। नाम से समझ आ रहा है सर कि इंडिया में जो यूजी की एजुकेशन है मेडिकल के अंदर, मतलब अल्टीमेटली ये एमबीबीएस कोर्स की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में जो भी एमबीबीएस का कोर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए ये क्या है सर, एक बोर्ड है। इसके मेन काम को आप पढ़ेंगे तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग। तो एनएमसी के अंदर ये यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है जो कि यूजी एजुकेशन को रेगुलेट करेगा सर, सिंपल बात है ना। अप्रूविंग न्यू इंस्टीट्यूशंस, ये नए इंस्टीट्यूशन को अप्रूव भी करेगा सर। इंक्लूडिंग सेटिंग करिकुलम स्टैंडर्ड, ये कॉलेजेस को बताएगा कि क्या स्टैंडर्ड सेट है सर। प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल कॉलेज,
कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर एमबीबीएस का कोर्स प्रोवाइड करना चाहता है तो उसकी क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है सर, वो भी बताएगा। कितने आपको उसके अंदर पहले से क्या चाहिए सर, प्रोफेसर्स चाहिए, या फिर आपके पास स्टाफ कितना होना चाहिए, आपसे एसोसिएटेड कितना हॉस्पिटल एक होना चाहिए जो आपके कॉलेज से एसोसिएटेड हो, हमेशा रहता है। कोई भी कॉलेज जो होता है वो किसी न किसी हॉस्पिटल से क्या होता है, अटैच्ड होता है सर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है मेडिकल एजुकेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ये बोर्ड बनाएगा सर, समझ गए, इंश्योरिंग क्वालिटी। ठीक है सर। तो थ्रू आउट द कंट्री जो है वो क्वालिटी क्या रहेगी सर, मेंटेन रहेगी। दिस इज़ योर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है। हाँ, कोई डाउट हो रहा है आपको? हाँ बताइए। देखिए सिंपल है, पूरे देश के अंदर एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस हैं सर। एमबीबीएस करने के बाद आप पीजी करते हैं सर, है ना। एमबीबीएस तो जनरल कोर्स है, मतलब आपको सामान्य डॉक्टर बनाता है। अब सामान्य डॉक्टर बनाने के बाद अगर आप किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो आप यूजी का एग्ज़ाम देते हैं, नीट नहीं पीजी का, नीट पीजी करवाता है। तो नीट यूजी भी करवाता है, नीट पीजी भी करवाता है। 12th के बाद आप नीट यूजी देते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आप एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। ठीक है। अब आता है नीट पीजी का एग्ज़ाम। नीट पीजी का एग्ज़ाम भी वैसा ही एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या उनके लास्ट ईयर में होते हैं या कर चुके होते हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। और अलग अलग फील्ड का स्पेशलाइजेशन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है, किसी को ऑर्थोपेडिक में जाना है, किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है सर, है ना, किसी को पल्मोनरी डिजीज़ देखनी है, किसी को रेडियोलॉजिस्ट बनना है, किसी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, किसी को न्यूरो सर्जन बनना है। ठीक है। किसी को ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी में जाना है। ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन के फील्ड है। कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहता है, कोई ईएनटी में विशेषज्ञ बनना चाहता है सर। ठीक है। कोई ऑप्थेल्मोलॉजी में जाना चाहता है, आई वाले में। ठीक है। कुल मिला के सभी लोग आज के टाइम पे कोई एमबीबीएस पे रुकता नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन करे, तो वो एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम में रैंक आती है और रैंक के बेस पे वापस आपको काउंसलिंग होती है और आपको जो आपको फील्ड चाहिए वो अलॉट होता है सर, है ना। यूजुअली काउंसलिंग के बेस पे होता है, तो आपकी रैंक अच्छी है तो आप जो चाहते हैं वो मिल जाता है, अच्छी नहीं रैंक है तो शायद आपको नहीं मिलता है ना। तो कई बार लोग न्यूरो में इंटरेस्टेड है बट उनको ऑर्थो में जाना पड़ रहा है, ऐसा भी होता है। वापस भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, चेंज भी कर सकते हैं स्ट्रीम, बट यूजुअली नीट पीजी का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, मुश्किल रहता है वो, तो उसमें अगर लिस्ट में नाम आ जाता है और अब मिल जा रही है तो लोग छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू करते हैं सर, समझ गए। तो आपके यहाँ पे दो तरह की मतलब मेडिकल व्यवस्था हो गई पढ़ाई में, एक यूजी हो गया और एक पीजी हो गया सर। तो यूजी वाला जो मामला है वो है एमबीबीएस, वो सब के लिए सेम रहता है सर। हर पर्सन जो है वो डॉक्टर बन जाता है एमबीबीएस करने के बाद। ठीक है। एमबीबीएस के बाद आता है कि अब आप पीजी किस में करना चाहते हैं। तो पीजी रेडियोलॉजी में कर रहा है, कोई ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी में कर रहा है, वो अलग फील्ड हो गया सर। वो फिर 2 से 2.5 साल का और कोर्स होता है, समझ गए। और फिर आपकी एसआरशिप होती है, सीनियर रेजिडेंटशिप होती है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है सर। तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट वाली एमबीबीएस वाला मामला है उसको रेगुलेट करने के लिए ये बोर्ड बना हुआ है सर। एनएमसी में 4 बोर्ड बने हुए। एक बोर्ड है जो यूजी कोर्सेज को रेगुलेट करता है, फिर एक कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, तो ये पीजी कोर्सेज के लिए सेट है सर। ठीक है। तो एक यूजी के लिए बना हुआ है और एक पीजी के लिए बना हुआ है। पीजी में आप एमडी या एमएस करते हैं सर, एमडी या एमएस करते हैं। अगर आप सर्जरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमएस में जाते हैं सर। सर्जरी वाले फील्ड होते हैं, जैसे आप ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी में जाओगे, है ना, तो आप मोस्टली एमएस डिग्री मिलेगी आपको, है ना, बाकी आपको एमडी का डिग्री मिलेगा सर, संभव है। अब अगर आप किसी एक फील्ड में सुपर स्पेशलिटी चाहते हैं तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप 2 साल क्या कर लें सर, पीजी कर लें। पर अगर उससे ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्टी चाहते हो तो आपको और फर्दर कोर्स मिलता है सर, उसके लिए भी आपका आगे की प्रक्रिया होती है, बट उसका रेगुलेशन मोस्टली इसी के अंदर होता है ना। तो ये 2 हो गए, ये यूजी को रेगुलेट करता है और ये पीजी को रेगुलेट करता है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्पेशलिस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड मीट्स द इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंसी। तो आप कोशिश करते हैं कि भारत में पीजी का एजुकेशन जो है वो इस तरीके का रहे कि आप इंटरनेशनल बेंचमार्क को टच कर पाएँ सर। ठीक है। दिस इज़ द सेकंड बोर्ड। तीसरा बोर्ड जो आता है एनएमसी के अंदर, दैट इज़ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ठीक है। ये मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड है, मतलब डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूशन को क्या देता होगा सर, एक्रीडेट करके रेटिंग देता होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो
एनएमसी की रेटिंग में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जा रहा है सर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो कंडक्ट्स असेसमेंट एंड रेटिंग ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा कॉलेजेस के लिए इन जनरल यूजीसी में एक बोर्ड होता है नैक जिसको बोलते हैं, सुना होगा नैक, है ना, नेशनल एक्रीडेशन जो काउंसिल होती है। नैक की रेटिंग देखी हो ना, यूनिवर्सिटी की A+ रेटिंग है, A++ है, बी रेटिंग है, B+ रेटिंग है। नैक की होती है NAAC, है ना, नेशनल एक्रीडेशन जो काउंसिल होती है नैक करती है। उसी तरीके से ये जो मेडिकल असेसमेंट वाला काम है, इसके लिए एक अलग बोर्ड बना हुआ है, रेटिंग बोर्ड, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रेटिंग देता है। अब ये नैक मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रेटिंग नहीं देता, ठीक है, उसके लिए अलग आपका बोर्ड बना हुआ है। ग्रांट्स परमिशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रांट परमिशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। हर चीज़ जो स्टैंडर्ड जो सेट कर दिया है उन दोनों ऊपर के बोर्ड्स ने, उस पर आप खरे उतर रहे नहीं उतर रहे हो, उसका इन्वेस्टिगेशन ये करता है सर, समझ गए। इसके अलावा ये मेंटेन पब्लिक डेटाबेस ऑफ कॉलेज रेटिंग टू गाइड स्टूडेंट चॉइसेस, है ना। अब इस रेटिंग के बेस पे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। ये टॉप रेटिंग में चल रहा है सर, है ना। रेटिंग ज़रूरी है ना, पता तो चले कि कौन सी किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये स्टूडेंट्स को गाइड करता है सर, ठीक है। और उसी के बेस पे इंस्टीट्यूशन भी अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। कंपटीशन भी तो होना चाहिए ना इंस्टीट्यूशन के बीच में, कि भैया इस फला इंस्टीट्यूट को ये रेटिंग मिला है, मुझे ये मिला है। तो इंस्टीट्यूशन के बीच में जब कॉम्पिटेंस रहता है तो सब अपना अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड सुधारने की कोशिश करते हैं, और उससे ओवरऑल हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, विच इज़ गुड। दिस इज द थर्ड बोर्ड। एंड द फोर्थ इज द एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड सर। ये इसका काम होता है नेशनल मेडिकल रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड डॉक्टर्स। तो इस बोर्ड के पास पूरी की पूरी क्या रहती है सर, एक रजिस्ट्री रहती है जिसके अंदर वो डॉक्टर रहते हैं जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। लाइसेंस डॉक्टर्स को ये प्रोवाइड करता है, तो ठीक है। इसके अलावा ये मेडिकल एथिक्स भी समझाता है सर। मेडिकल एथिक्स जानते हो ना, एथिक्स इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। मेडिकल एथिक्स में एक ओथ होती है, हिपोक्रेटिक ओथ, आपको सुना होगा। हिपोक्रेटिक ओथ में क्या बोलते हैं कि आप जब एक डॉक्टर हैं तो सामने आपके जो भी आ रहा है मरीज, वो सिर्फ मरीज है सर, वो एक वोंडेड पर्सन है। आपको ये नहीं चेक करना है कि वो किस कास्ट से आ रहा है, किस रिलीजन से आ रहा है, किस वजह से इसको चोट लगी है ना। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी आपका पर्सनल जो एटीट्यूड है वो बीच में आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि पुलिस और गुंडों में भिड़ंत हुई सर, पुलिस ने गुंडों को बहुत ज़्यादा मार दिया। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बोलेगा कि ये गुंडा है, ये बुरा व्यक्ति है, इसने रॉबरी करी है या डाका डाला है, इसने उस बैंक में डाका डाला जिसमें मेरा भी अकाउंट था, है ना, तो मैं इसके टाके नहीं लगाऊंगा या मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके सामने अगर कोई मरीज है तो हिपोक्रेटिक ओथ यही होती है कि आपको क्या करना है सर, उस व्यक्ति को, वुंडेड पर्सन का इलाज करना है, आपको उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना है, उसकी डिजीज़ का इलाज करना है। उसका पर्सनल क्या है उसको कंसिडर आप नहीं करते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। जैसे कसाब जो 2008 के टेररिस्ट अटैक में पकड़ा गया था सर, पकड़ा गया, अब पकड़ा गया तो पुलिस ने उसको मारा पीटा, वो गंभीर रूप से घायल हुआ, उसको पुलिस लेके गई। अब उस एक अकेले व्यक्ति ने कम से कम 150-200 लोगों को मारा, मतलब उनके पूरे ग्रुप ने तो करीब 300 लोगों को मार दिया। तो टेररिस्ट थे वो। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के अंदर भी तो गुस्सा है सर कि पूरे मुंबई को बर्बाद कर दिया उन्होंने, डर का माहौल पैदा कर दिया। पर डॉक्टर ये चीज़ नहीं देखेगा, ठीक है। डॉक्टर का काम है, वो एक क्या है सर, मरीज है, उसकी जान बचाना और उसको स्वस्थ करना मेरा काम। तो ये हिपोक्रेटिक ओथ होती है जो डॉक्टर्स लेते हैं। तो इसी तरीके से मेडिकल एथिक्स होते हैं सर, मेडिकल एथिक्स होते हैं। तो अलग अलग गाइडलाइन जो होती है कि पूरे इंडिया में क्या फॉलो करवाना है, वो ये बनाते हैं सर, ठीक है। एक गाइडलाइन तो कानून बनाएगा ही सर, कानून तो बनाएगा, पर ये गाइडलाइन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बना रहे हैं कि इस गाइडलाइन को फॉलो करो, ठीक है। हैंडल्स कंप्लेंट अगेंस्ट प्रैक्टिशनर। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं इनके पास, वो उसको चेक करेंगे। अगर वो मिसकंडक्ट में पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे सर, ठीक है। इन्फोर्स डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट इंटरेस्ट एंड द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। जो आपका जॉब है सर, जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, उस प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को भी क्या करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर जो हैं, अगर बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो गलत प्रैक्टिस में इंडल्ज होंगे और अगर ये उनके खिलाफ उस कंडक्ट को वायलेट करने के लिए क्या करता है सर, एक्शन लेता है,
तो कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी कि भाई इस प्रोफेशन में अगर आप सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो ऊपर की बॉडी इन्वेस्टिगेट करके डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल करती है या उनको क्या करती है सर, सज़ा देती है। जब ये रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोफेशन में आपको अच्छे बुरे दोनों लोग मिलते हैं, है ना। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नियमों के अनुसार चलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नियमों के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं सर, छेड़खानी करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि उस प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर देखिए मिलेंगे आपको दोनों प्लस माइनस, ठीक है, बट अगर माइनस के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो रही है और कोई ऊपर की बॉडी ध्यान नहीं देगी तो वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सर, कि भाई अरे इसमें तो कुछ होता नहीं है, सब जुगाड़ चलता है। पर अगर कहीं पर ऊपर की जो बॉडी है वो टाइमली चीज़ों को रिड्रेस कर देती है तो उस प्रोफेशन की इंटीग्रिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी सर, है ना। कि भाई उस प्रोफेशन में नहीं, उसमें गड़बड़ करोगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा सर, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, समझ रहे। तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करवाने का ये बोर्ड का काम है सर, कि कहीं भी कंप्लेंट आएगी डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड मेंटेन कराना, एथिकल कोड बनाना भी और एथिकल कोड को फॉलो भी करवाना सर। आ रहा समझ। ये चार जो बोर्ड है, ये चारों बोर्ड जो है ये नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर 4 ऑटोनमस बोर्ड्स हैं सर, ठीक है। ये मेडिकल कमीशन का कंपोजिशन है सर। बीच में 2 क्वेश्चन आ गए थे, वापस उस पर आते हैं अपन। हाँ, एनएमसी अभी रिसेंटली जो है अभिजीत सेठ जो है न्यू चेयरपर्सन बने हैं एनएमसी के। ये सवाल नहीं आता है अपने एग्जाम में, अपने लिए ज़रूरी है कि अपन समझें कि प्रक्रिया क्या है बनाने की, प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, पर्सन अपने लिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है। आपको पता है कि एनएमसी जो है उसने रिप्लेसिंग द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी बताया सर, पहले एमसीआई थी 1956 में बनी थी, एमसीआई ही चल रही थी आज़ादी के बाद से लेके अब तक, बट उसके अंदर कमियां थी सर, बहुत सारा उसकी क्या होती थी, आलोचना होती थी, ठीक है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, ऑफिसर जवाब नहीं देते हैं, इंटरनली बहुत नेक्सस है ना। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आप एनएमसी लेकर आए, और अभी एनएमसी में कितने सर, 4 बोर्ड है जो अभी अपन ने देखे, ठीक है। व्हाट इज नेशनल मेडिकल कमीशन, आपको एनएमसी कहाँ से मिलता है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 से, 2019 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और उससे निकल के आया एनएमसी। और इसने किसको रिप्लेस किया सर, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 का जो है, जिसके अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई थी। तो एमसीआई को रिप्लेस किया एनएमसी ने, ठीक है। एमसीआई को एनएमसी ने रिप्लेस कर दिया सर, ये दिख रहा है ना, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और रिप्लेस किसने किया सर, एनएमसी, ठीक है। 1956 का देखो, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, तो इस एक्ट को रिप्लेस किया इस बॉडी ने। रेगुलेटरी मैंडेट क्या है, वही है सर, एपेक्स रेगुलेटर फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया। तो भारत की एजुकेशन जो है मेडिकल की, उसको भी रेगुलेट करेगा और मेडिकल प्रोफेशन को भी, मतलब डॉक्टर बनाना कैसे है वो भी ये तय करेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी करनी कैसे है ये भी तय करेंगे, समझ गए सर, नेशनल मेडिकल कमीशन। चलें सर, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसके, ऑब्जेक्टिव वही है सर, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, नो डाउट करेंगे सर, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। भारत के अंदर एक और समस्या है सर कि मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, और डॉक्टर की संख्या कम क्यों है, बिकॉज हमारे पास मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर हम नहीं बना पा रहे ना। भाई नीट का एग्ज़ाम तो 1 साल में लाखों बच्चे दे रहे हैं, 10 लाख से ऊपर बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर हमने सीटें कितनी बना रखी है, हार्डली 10,000 से भी कम सीटें हैं करीब करीब, है ना। सीटें तो कम ही है ना सर, सीटें कम है इसका मतलब कंपटीशन में तो है, अगर हमारी सीटें 10 से बढ़ के 20 हो जाएगी तो भी दिक्कत थोड़ी है, उससे आगे वाले बच्चे आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस का, उसमें उतने बच्चे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे ना। मतलब हम नीट के अंदर कितनी सीट्स हैं कैसे तय कर रहे हैं, हम तय कर रहे हैं कॉलेजेस को देख के कि भाई अभी इतने कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में एक कॉलेज जो है उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 60 बच्चे पढ़ सकते हैं फॉर एग्जांपल, इसका मतलब इस कॉलेज में एक बैच में 60 सीट आएगी। तो आप सारे जो कॉलेजेस हैं मेडिकल के उनको देख लेते हैं, उनकी सीट काउंट हो जाती है,
उतनी सीटों पे एग्ज़ाम करवाना है, सिंपल है। अब अगर और 5.5 साल बाद उतने ही लोग क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बनेंगे सर। 5.5 साल बाद जो डॉक्टर बन के निकलेंगे उनका चयन तो हम अभी कर ले रहे हैं, और किस आधार पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर हम नए खोलेंगे और उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तब जाके हम हमारा नंबर ऑफ डॉक्टर जो 5.5 साल बाद बनेंगे उनको क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, वो भी स्तर के साथ। बीएड नहीं हो रही है कि भैया थोक में निकाल दो, है ना, एक साथ 10,000 लोगों को करवा दो, 20,000 को करवा दो, प्राइवेट से करवा दो। डॉक्टरी एक मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको स्किल गेन करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डील विद द लाइफ एंड डेथ ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ विल बी इन योर हेड। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे। हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है सर, डॉक्टर्स हमारे पास कम है सर, और कम का कारण है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। नए मेडिकल कॉलेजेस खुले और इसमें इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट भी खुले, प्राइवेट भी खुले, ये भी प्रमोट करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इसका काम है सर नेशनल मेडिकल कमीशन का, समझ रहे हैं सर। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधा सीधा फंक्शन से आ जाए ज़रूरी नहीं, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच भी बनाना ज़रूरी है कि हमारी समस्या कहाँ पर है सर, है ना। इंडिया में मेडिकल में समस्याएं कितनी सारी हैं सर, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, अगर आप उन समस्याओं पे बात करेंगे तो है समस्या। और ख़ास तौर पे मेडिकल में होता क्या है ना कि आप बिल्कुल अनअवेयर होते हो, यू आर अनअवेयर, मतलब एक मरीज जो होता है उसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, और वो कुछ भी नहीं जानता मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, नहीं जानता सर। थोड़ा बहुत जो एजुकेटेड सेक्शन है वो थोड़ा बहुत जानेगा, बट आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है भारत का जिसको मेडिकल जार्गन समझ में नहीं आते सर। आते क्या समझ में, डॉक्टर क्या बात करेंगे आपको समझ में आएगा क्या, नहीं। आप जाएंगे कि भैया तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर बोलेगा इसकी जांच करो सर, है ना, डॉक्टर बोलेगा इसका सीबीसी करो, डॉक्टर बोलेगा इसका ब्लड प्रेशर चेक करो, डॉक्टर बोलेगा इसका ग्लूकोमीटर लगा के इसका डायबिटीज़ चेक करो सर, ये सब चीज़ें चेक होगी। उसके बाद डॉक्टर आपको अपने मन से दवाई देगा सर, अपने एक्सपर्टीज़ के बेस पे। आप वो दवाई जाके मार्केट से खरीदेंगे, आप वो दवाई खाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य मिल गया, आपका पैसा खर्च हो गया, फिर भी आप कहेंगे नहीं मैं ठीक हो गया। क्योंकि जब आप बीमार होते हो ना, तब आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको अपना तबीयत ठीक करना होता है। तो सामने वाला किसी भी तरीके से कर रहा है, आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। और पहला सुख निरोगी काया, जब तक काया निरोगी है तब तक सब अच्छा लगेगा, और काया में अगर रोग है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपको भारत का राष्ट्रपति बना दो। सिंपल सी बात है, आप खुद देखो ना अपने जीवन में, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको कुछ अच्छा लगता है। आपको दुनिया की सारी खुशियां भी दे दोगे तो पहले कहोगे नहीं, पहले तू भाई ठीक कर मेरे को, चाहे तू इंजेक्शन लगा, चाहे कुछ भी कर। भारत में दो चीजें आपको मेन, हम थोड़ा मेंस पे जा रहे हैं ना, पर वो इंपॉर्टेंट है जाना। भारत में मेडिकल सेक्टर में दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक होती है प्रिवेंटिव केयर, ठीक है सर। प्रिवेंटिव केयर का मतलब होता है कि लोग अपने आप को अपने जीवन में इस तरीके से रहें कि वो बीमार ना पड़े सर, ठीक है। अब प्रिवेंटिव केयर में भारत बहुत पीछे है सर, मतलब हम लोगों ने अपनी फिजिकल बॉडी को इस तरीके से बना रखा है कि हम डिजीज प्रोन हो गए हैं। डिजीज प्रोन मतलब हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, रादर देन कि हम एकदम मोस्ट ऑफ टाइम हेल्दी रहे, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारा देश बीमार रहता है, और उसका कारण क्या है कि हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, न हम हमारे फूड इनटेक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। एडल्ट्रेटेड फूड हम खाते हैं सर, बाहर का तला गला हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और इंडिया में तो कल्चर है मीठा खाने का, और मीठा जो खा रहे हैं वो मतलब उस स्तर का खा रहे हैं कि कम मीठा, नॉर्मल मीठा तो हमको अच्छा लग ही नहीं रहा। हम व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सर, और व्हाइट शुगर जो है वो काफी सारी चीजें, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। फैट्स हम सही से कंज्यूम नहीं करते हैं सर, उस वजह से ओबेसिटी और ओवरवेट ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ओबेसिटी आती है वैसे ही एसोसिएटेड अदर डिजीज अपने आप आ जाती है, ठीक है सर। आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगी, डायबिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगी। टाइप 2 डायबिटीज का तो कैपिटल है वर्ल्ड में इंडिया, इतना टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज के मल्टीपल रीजन है। हमने प्रिवेंटिव केयर को अपनाया ही नहीं कि हम खुद से शरीर को स्वस्थ रखें, दोनों तरीके से हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करें और हमारा खान पान भी सही रखें। अगर ये दो चीज़ें सही रहती है
तो आप वैसे ही डिजीज से थोड़ा क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। पर भारत में ये नहीं है सर। भारत में स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है। लोग अच्छा स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा खाना चाह रहे हैं। अथॉरिटीज़ की तरफ से जो फूड रेगुलेशन है वो इतना इफेक्टिवली फॉलो नहीं होता है सर। ये सब कमियां हैं भारत के। हम प्रिवेंटिव केयर की बात कर रहे हैं कि आप बीमार ना पड़ो, पहले ही केयर करो। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव केयर, है ना, कि हम बीमार पड़े ही ना तो पहले ध्यान रखें। तो हमने स्पोर्ट्स को फिजिकल, अभी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है, हम ज्यादा हेल्दी नहीं रह पाते इसीलिए। ठीक है, ये मोटे मोटे पेट लेके घूम रहे हैं भारत के सब लोग, है ना। और उसका कारण क्या है कि वी आर ईटिंग सो मच। ठीक है, वी आर ईटिंग सो मच। तो ये चीज थोड़ी सी हमको ध्यान, इट इज नॉट, देखो, इट इज नॉट फैट शेमिंग, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, ये फैट शेमिंग नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो नॉर्मल से अगर थोड़ा ज्यादा वेट रखता है तो उसको शेम किया जाए, नहीं, इट्स नॉट फैट शेमिंग। इट्स नॉट अबाउट एस्थेटिक्स, इट्स अबाउट हेल्थ। somebody should reduce weight not because he or she is looking bad with the overweight. No, it's not about aesthetics. They should reduce weight so that they will be less disease prone. ओबेसिटी आने से अन्य समस्याएं बढ़ जाएगी सर, इसीलिए वजन कम करना चाहिए। वजन कम इस आधार पे नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति थोड़ा सा मोटा है तो वो बुरा दिख रहा है, नहीं। इवन मोटे गोलू मोलू लोग तो ज्यादा अच्छे दिखते हैं, स्पष्ट बात। इट्स नॉट अबाउट एस्थेटिक्स, इट्स अबाउट योर हेल्थ, कि हेल्थ के लिए आपको वजन कम करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि मतलब जीरो फिगर करना है या वैसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, और वो अगर विचारधारा है समाज की तो वो तो एक ग्रसित विचारधारा है कि भैया किसी मोटे व्यक्ति को मोटा कहा जा रहा है कि तो यू आर लुकिंग अगली और समथिंग लाइक दैट। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, सुंदरता जो होती है वो देखने वाले की आंखों में होती है। ठीक है, उसको आप वो कैसे देखता है, तो वो कभी किसी को अगर सुंदर बोल रहा है तो वास्तविकता में वो सामने वाले को सुंदर नहीं बोल रहा है, वो दिखा रहा है कि यस मेरे अंदर एक सुंदरता है जिसने आपको सुंदर रूप में देखा। ठीक है, और अगर कोई बैड बोल रहा है आपके लिए तो वास्तविकता में वो बैड खुद के अंदर है वो। ठीक है, तो वो अपनी वैल्यूज को दिखा रहा है कि हाँ उसकी आंखों से कुछ बुरा दिख रहा है। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ये तो एक चलो फिलॉसफी की बात है, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। प्रिवेंटिव केयर में हम थोड़ा पीछे हैं सर, हमको इस पे बात करनी चाहिए। बेहतर कल्चर बनाना चाहिए, बहुत पीछे है। फिर आता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव तो नहीं, मतलब जो पोस्ट डिजीज केयर जो होती है उसमें भी हमारे यहाँ समस्या है सर। हमारे यहाँ पे ये है कि पोस्ट वाली केयर के अंदर ये है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति डिजीज हो जाता है तो क्या चाहिए उसको सबसे पहले, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन? डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए। वो जाता है सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर तुरंत दवाई तो देते नहीं, चेक करेंगे सर, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना, डायग्नोसिस करेंगे। भारत में डायग्नोसिस का तरीका अभी तक वर्ल्ड के एडवांस लेवल के डायग्नोसिस के तरीकों से मैच नहीं हुआ है। अभी तक भी हमारे यहाँ प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं है, इसीलिए कई सारी क्रिटिकली जो टर्मिनली इल डिजीज, टर्मिनल डिजीजेस होती है ना, वो थर्ड और फोर्थ स्टेज पे रिकॉग्नाइज हो पाती है। पता ना, कैंसर फोर्थ स्टेज पर सडनली रिकॉग्नाइज हो रहा है। फोर्थ स्टेज डायरेक्ट तो नहीं आया होगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट भी क्रॉस किया होगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे क्यों नहीं हम उसको कैच कर पाए? फोर्थ पे वो डॉक्टर कह रहा है कि भैया अब कुछ नहीं कर सकते, है ना। फोर्थ पे वो गया क्यों? दो कारण है इसके पीछे। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे डिजीज या कौन से सिम्टम जो है वो मुझे उस डिजीज के पास ले जा सकते हैं। महिलाएं लंबे समय तक ब्रेस्ट कैंसर को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती। दो कारण इसके, वापस वही। पहला कारण है कि महिलाओं को समझ ही नहीं आता है कि हाँ कौन से सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, है ना। इवन, और ये सिर्फ अनएडुकेटेड या फिर रूरल वेमेन की बात नहीं है, इवन अर्बन वेमेन में भी ये अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज़ उनको अगर महसूस हो रही है और क्या सिम्टम उनको नज़र आ रहे हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और जो आगे बहुत टर्मिनल डिजीज बन जाता है सर। तो पहली तो लैक ऑफ अवेयरनेस है इन एवरीवन, इधर इलिटरेट और लिटरेट, और जो अर्बन विमेन है उनमें भी अवेयरनेस की कमी है सर, है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे चलाया जाता है, वीक चलाए जाते हैं, ताकि महिलाओं को समझ आए। ठीक है, प्राइमरीली 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक वो उसको इग्नोर करते हैं, छोटा मोटा कोई ऐसे एंटीबायोटिक नॉर्मली खा लेते हैं, और फिर जब तक वो स्टेज ग्रेव हो जाती है फिर वो जाते हैं और उनका डायग्नोसिस होता है तो पता चल रहा है कि फोर्थ स्टेज पर है सर। और उसके बाद कुछ नहीं है बट
काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक्यूट हो गया है तो फिर कई बार ऑपरेट करके पूरे ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि उनके अंदर डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके की एक तो अवेयरनेस की कमी है पहला। दूसरा ये है कि हमारे पास डायग्नोसिस इक्विपमेंट की भी कमी है। हमारे पास बेटर डायग्नोसिस जो है, हमारी केयर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है इंडिया में, प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी, फिर आता है आपका क्या सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ केयर, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और फिर बाकी होते हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स। ओके, मोस्टली ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है सर। प्राइमरी जो गांव में मिलता है सर, उसके बाद सीएचसी जो होता है जो आपको टाउन में मिलता है सर, तहसील स्तर पे, कम्युनिटी हेल्थ केयर, और उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि जिला अस्पताल होता है। ये 3 लेवल की हमारे यहाँ पे क्या है केयर है। तीनों लेवल की केयर में समस्या ये है, पहली बात तो मैन पावर की बहुत कमी है, डॉक्टर जितना होने चाहिए उतने डॉक्टर है नहीं। दूसरा ये है कि डायग्नोसिस इक्विपमेंट सारे अवेलेबल नहीं है सर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर गांव का कोई व्यक्ति प्राइमरी हेल्थ केयर पे गया, वहां डॉक्टर ने उसको, और वहां नॉर्मली एमबीबीएस डॉक्टर बैठा होता है, एमबीबीएस डॉक्टर किसी फील्ड का स्पेशलाइजेशन नहीं रखता है सर, न ही उसके पास सारे इक्विपमेंट है, न ही उसके पास एडिक्वेट स्टाफ है। वहां पे अगर कोई पर्सन गया है किसी डिजीज की कंप्लेंट लेके, तो बेसिक फॉर्मूला वाली दवाइयां दे देते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि आप इसके लिए कहाँ चले जाओ सर, जिला अस्पताल चले जाओ। क्योंकि पीएचसी में सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सारे के सारे जिला के पीएचसी जो है वो या तो सीएचसी भेज देते हैं या फिर जिला अस्पताल भेज सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, जिला अस्पताल के अंदर कितनी भीड़ रहेगी सर? रहेगी। और उतनी भीड़ के बाद डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, डिमांड सप्लाई के मिसमैच से सीधा सीधा जो क्वालिटी प्रोवाइड करनी है उसमें मिसमैच आ जाता है, आता है। आपने एक चीज महसूस करी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने साफ क्यों होते हैं और एकदम क्लीन क्यों होते हैं? वो फीस लेते हैं इसलिए। फीस लेते हैं वो तो एक बात है, गवर्नमेंट भी तो हमसे टैक्स ले रही है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल खराब क्यों है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हैज अ सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, एंड इन सोशलिस्ट स्ट्रक्चर द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द पीपल। अब अगर सरकार ने बोला है कि भैया 14 साल के बच्चे तक को हम पढ़ाएंगे, और वो उसका फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब क्या, कि जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं एडमिशन अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली सरकार के पास आकर वो मांग सकते हैं कि हमें पढ़ाओ। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में किसी तरीके का कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होता है, नहीं होता ना, जितने बच्चे आएंगे सबको पढ़ाना है। इसका मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कौन से साल में कितने बच्चे आएंगे, अनसर्टनिटी है, सिंपल है। प्राइवेट स्कूल के साथ ऐसा है क्या? प्राइवेट स्कूल ने बोल रखा है 8th क्लास में 60 सीटें हैं सर, 60 से वो 61वां भी नहीं लेंगे, चाहे आप कितना भी पैसा दे रहे हो, नहीं लेंगे वो, मतलब नहीं। अरे ठीक है, सेक्शन, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नया सेक्शन बनाएंगे तो 60-60 120 लेंगे ना वो तो। पर उनको पता है ना कि हमें अगर एक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा डालना है तो हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा, पता है ना। बेंच 60 ही लगा रखे ना उन्होंने, तो 60 ही लेंगे, और अगर वो एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर उनको पता है कि एक क्लासरूम और क्रिएट करना पड़ेगा अगले सेक्शन के लिए, वो करेंगे ना। प्राइवेट के साथ सर्टेनिटी है, गवर्नमेंट के साथ सर्टेनिटी नहीं है कि भैया कितना बच्चा आ जाएगा। सेम हॉस्पिटल्स के साथ भी है, गवर्नमेंट को नहीं पता कितना क्या आएगा सर। तो गवर्नमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा लोग उससे रीप करने की कोशिश करते हैं बेनिफिट, तो मेंटेनेंस नहीं होता सर। तो सरकार के साथ रिसोर्स कंस्ट्रेन भी है कि भाई हम कहाँ खर्च करें पैसा, और मेडिकल में पैसा कम खर्च होता है, ये एक बड़ी समस्या है। और भारत के अंदर तो पहली बात तो डायग्नोसिस का इशू है सर, ये एक बड़ा इशू है। मेडिकल मैन पावर की कमी है, ये एक दूसरा इशू है। तीसरा इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो रिलेटिवली क्या है, कम है, डिमांड सप्लाई में मिसमैच है। चौथा इशू मेडिकल के साथ ये है कि हमारे यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है उनकी क्या है सर, कमी है। पांचवा ये है हमारे यहाँ पे बात की, भारत जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, आपको पता है। इंडिया वन ऑफ टॉप 10 में है ओवरऑल मेडिकल मेडिसिन प्रोड्यूस करने में। अब आपको एक चीज पता है, मैं 2-3 इशू पे बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इशू ये है कि भारत के अंदर दवाइयां जो बनती है उसमें 2 तरह की दवाइयां होती है। एक्चुअली दवाई एक ही होती है, किसी भी चीज का दवाई जो निकलता है ना, जैसे पैरासीटामोल में आपको बताता हूँ, या एसिक्लोफेनेक एक सॉल्ट है सर, उस सॉल्ट की जो दवाई बनती है, उस दवाई का एक टैबलेट का जो कॉस्ट है, एसिक्लोफेनेक का एक टैबलेट बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो 50 पैसे है सर। कितना? 50 पैसे।
वो 50 पैसे की टेबलेट जो है वही मार्केट में अगर आप उसकी कॉस्ट आप चेक करोगे तो आपको वही एक टेबलेट जो है वो कम से कम 8, 9, 10 से 12 रुपए में मिलेगी। कई जगह 15 रुपए की भी है वो एक टेबलेट। 150 रुपए की 10 आ रही है तो 15 रुपए की एक गोली हो गई सर। 50 पैसे या 1 रुपए की टेबलेट 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की कैसे हो गई? ये बड़ी समस्या है सर भारत में। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पेटेंट का कॉस्ट। ठीक है, जो दवाइयां दवाई का एग्जैक्ट कॉस्ट होता है, एग्जैक्ट कॉस्ट, ठीक है, एग्जैक्ट कॉस्ट जो दवाई का होता है उसके बाद वो कंपनी जो होती है उस पर्टिकुलर दवाई को प्रोड्यूस करने के लिए पेटेंट उन्होंने लिया होता है। बात समझ आ रही? आप में से कोई भी अगर दवाई की दुकान खोलना चाहता है या दवाई का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स वन पार्ट। सेकंड पार्ट है, जिस दवाई का आप प्रोडक्शन करना चाहते हो अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है सर, तो उस दवाई का आपको क्या लेना पड़ेगा? पेटेंट। पेटेंट मतलब जिस पर्सन के पास उसका पेटेंट होगा, जिस इंस्टीट्यूट के पास पेटेंट होगा, उससे आपको क्या लेना पड़ेगा सर? पेटेंट फी दे के लाइसेंस लेना पड़ेगा। बस भाई, एसिक्लोफेनिक जैसे किसी ने बनाया है तो जिसने बनाया है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं बना रहा हूं। तो वो आपको बोलेगा कि भैया देखो इतने का इतना पैसा लगेगा, तो आप उसको पेटेंट फी पे करते हो, इंस्टीट्यूट को या फिर इंडिविजुअल को करते हो। पेटेंट फी की वजह से उसके बाद फिर आप मार्केटिंग करते हो सर, उसका कॉस्ट आता है ना, ये सब करते हो, तो आपकी दवाई क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। और जो दवाई में पेटेंट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है उसी दवाई को कहते हैं जेनेरिक। क्या बोलते हैं? जेनेरिक। जेनेरिक दवाई में और ब्रांडेड दवाई में सिर्फ एक ही फर्क होता है, ब्रांडेड में उस दवाई की कॉस्ट के साथ साथ पूरी मार्केटिंग और पेटेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और जो जेनेरिक दवाई होती है सॉल्ट दोनों का सेम है, उसके अंदर न मार्केटिंग न पेटेंट कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। इसीलिए जेनेरिक दवाई क्या होती है? सस्ती होती है। ऐसा नहीं जेनेरिक दवाई इनइफेक्टिव रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं। सॉल्ट सेम है दोनों का, सॉल्ट दोनों का क्या है? सेम। और जेनेरिक दवाई होती है सस्ती। समझ गए सर? ये फर्क है। भारत में ये समस्या है कि जो जितने प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है ना, वो धड़ल्ले से कंटिन्यू मार्केटिंग की सारी कॉस्ट जो है वो लोगों से क्या करते हैं? वसूल करते हैं। मेडिकल की इतनी दुकानें हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लिख दिया सर, अब आपने एक कंपनी खोल ली, ठीक है, एबीसी आपने कंपनी खोल ली। अब आपकी कंपनी की दवाई जो है, पैरासीटामोल बना रहे हो आप भी, क्या बना रहे हो? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो सब दुकानों पे मिल रही है पहले से, बट आप चाहते हो मेरी वाली पैरासीटामोल मिलनी चाहिए, ठीक है, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल का एक कॉम्बिनेशन है, मेरा वाला मिलना चाहिए सर। तो आप क्या करते हो, फिर जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर करते हो, और यहाँ एक जॉब निकल के आती है जिनको बोलते हैं एमआरस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। फार्मेसी पढ़े हुए होते हैं सर वो लोग, वो क्या करते हैं, कंपनी हायर के, जैसे आप सब लोगों को मैंने एज ए एमआर हायर कर दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि तुमको फील्ड पकड़ा दिया सर, तुम रायपुर देखो, तुम बिलासपुर देखो, तुम दुर्ग देखो, तुम धमतरी देखो, सबको एक एक फील्ड पकड़ाया हुआ है, और मैंने बोला कि ये अपने सैंपल्स ले जाओ, बैग ले जाओ, बैग में कुछ गिफ्ट आइटम भी डाल दिए, ये लेकर जाओ और डॉक्टर से मिलो। एमआरस क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर को जाके 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हैं कि सर ये है, ये हमारा पैरासीटामोल निकला है, ये हमारा नया कफ सिरप निकला है, ये हमारा ये निकला है, वो निकला है, ठीक है, ये आप करें सर, ठीक है। जैसे वो डॉक्टर को कन्विंस करते हैं, वैसे ही वो उस हॉस्पिटल के बाहर जिसमें डॉक्टर बैठा है ना, उसके बाहर जितनी मेडिकल स्टोर है उन सबको भी कन्विंस करते हैं कि भैया, उनको कैलेंडर दे दिया, उनको कुछ और दे दिया, उनको घड़ी दे दी अपनी कंपनी की, उनको देके फिर उनको सैंपल दे के आते हैं कि भैया ये 200 गोली आप रखो, ये 200 आप 200, उसका पैसा नहीं ले रहे हो, 200 आप रखो, ठीक है। बस वो डॉक्टर साहब अंदर से लिखेंगे, आप बाहर उनको ये वाली गोली देना सर। वो उनको फ्री में दिए, मतलब दुकानदार तो उसका पैसा लेगा, दुकानदार की वो पूरी की पूरी शुद्ध क्या है? कमाई है। समझ गए? अब इधर ये जो डॉक्टर लिख, और डॉक्टर को बता क्या है ना, डॉक्टर ये लिखेगा कुछ नहीं है, लिख डॉक्टर पीसीएम ही रहा है, बट उस पीसीएम का नाम जो है वो कंपनी के ब्रांड के नाम से है, ठीक है सर। लिख वो एसिक्लोफेनिक ही रहा है, लिख वो लिवोसिट्राजिन ही रहा है, लिख वो मोंटेलुकास ही रहा है, लिख वो सेरिटोपेप्टिडेस ही रहा है, पर वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो ब्रांड नेम में लिख रहा है। डॉक्टर ने लिखा, लोगों को समझ आ रहा है क्या? डॉक्टर आज तक क्या लिखता है किसी को समझ नहीं आता, ठीक है, वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल और उन्हीं लोगों को समझ में आता है। आप बाहर गए, अब आपने देखा दवाइयां दे दो भाई, डॉक्टर साहब ने बोला 7 दिन की दवाई लेनी है, 7 दिन की दवाई आप ले रहे हो, वही दवाइयां 750, 800, 900 रुपए की हो गई 7 दिन की दवाई, जबकि उसी का जेनेरिक प्राइस देखोगे तो 100 रुपए भी नहीं है सर, 100 रुपए से भी कम है। और इवन कई सारी दवाइयां तो हॉस्पिटल के अंदर भी मिलती है, पर डेलिबरेटली अंदर नहीं दी जाती ताकि बाहर वालों का धंधा चले। अब ये जो कंपनी से एमआर गया, उस एमआर ने डॉक्टर को कन्विंस किया, डॉक्टर लिखने लग गया,
डॉक्टर को बता दिया कि सर देखिए शुरू के 3 मंथ्स में जितना भी सेलिंग होगा इसका, उस सेलिंग का 20% जो है वो आपके लिए सर बोला गया है। ऐसा मतलब 20% लेट मी कंप्लीट, 20% कमीशन जो है वो डॉक्टर का सेट है सर। बाहर की जो जितनी दुकानें हैं उन दुकानों को बीच बीच में फ्रीली क्या कर रहे हैं सर, बांट ही रहे हैं, और वो कमा रहे हैं, वो तो अलग बात है ना। और ये इसमें सब इन्वॉल्व होता है, बड़ी कंपनी बहुत प्रॉफिट बना रही है इसमें। अब ये सारे के सारे जो एमआरस हैं वो यही काम कर रहे हैं कि उसकी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं सर, कर रहे हैं प्रमोशन, सिंपल बात है सर। ठीक है, कंपनी के कस्टमर हम लोग हैं क्या? कंपनी का कस्टमर डॉक्टर है। हमें क्या लेना है, हमें कौन बताता है? डॉक्टर बताता है ना। कंपनी को कन्विंस हमको करना है क्या? कंपनी को कन्विंस करना है किसको? डॉक्टर। और डॉक्टर कन्विंस हो गया, डॉक्टर को तनख्वाह भी मिल रही सरकार से, डॉक्टर को कंपनियों से भी कंटिन्यू क्या आ रहा है, सब आ रहा है। सारी वही चीजें हैं, बस बाजार में अलग अलग कंपनियों के बैनर तले क्या हो रही सर, बिक रही है। ठीक है, और इनके दाम लिए जा रहे हैं धनाधन। और आम आदमी जैसे आप हम लोग समझते हैं, सरकार ने दुकानें भी खोल रखी है, सरकार ने प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खोल रखा है। छत्तीसगढ़ के अंदर धनवंतरी शॉप खुली हुई है, वहां पे आप सेम दवाई लेने जाओ, है ना। जो मोंटेलुकास का बाहर जो पत्ता आपको 150 रुपए में मिल रहा है लिवोसिट्राजिन का, वो वहां पे 35-36 रुपए में दे देगा आपको, दे देगा। इसका मतलब वो वास्तविकता में उसकी जो ऊपर की कॉस्ट है ना, उसी कॉस्ट को कट कर दे रहा है, वो जेनेरिक का दाम ले रहा है आपसे। बस 70 से 80% तक कट हो जाता है, दाम हो जाता है। धनवंतरी जैसी इतनी दुकानें खुली हुई है, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुला हुआ है, स्टिल बाकी की मेडिकल दुकानें जो हैं वो बंद क्यों नहीं हुई अभी तक? ब्रांड के कारण होता है, ठीक, ब्रांड के कारण है। पॉइंट ये है कि इतनी सारी दुकानें सरकार ने खोल रखी है, फिर भी सारी की सारी ब्रांड की दवाइयां तो बिक ही रही है सर, बाजार के अंदर बिक रही है ना। इसके अंदर गफलेबाजी है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम इस बात पे बात करें कि आम आदमी का इसके अंदर कितना शोषण होता है, कि भाई जो गांव से एक व्यक्ति निकल के आ रहा है, और मेडिकल में भारत के अंदर इतनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी हद नहीं है सर। ठीक है, मेरे तो घर में खुद का हॉस्पिटल है हमारा, हमको पता है। ठीक है, देयर आर पीपल हु इंडल्ज इन इट। ठीक है, आज के टाइम पे एक डॉक्टर जितना पैसा बना सकता है ना, कोई नहीं बना सकता, और आने वाले टाइम में भी डॉक्टर ही पैसा बनाएंगे, देखना, और अनाप शनाप पैसा बनाएंगे, है ना। आप आज एक डॉक्टर के पास चले जाओ, सिंपल जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, मतलब जिसने एमडी या एमएस किया हुआ है, उसका कंसल्टेशन चार्ज जो है वो 500 रुपए से 1500 रुपए तक है। 500 से कम कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेता। एक डॉक्टर एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 मरीज देख लेता है, देखता है। मैं बोल रहा हूं 20 मरीज भी वो देख रहा है, 10,000 रुपया उसको एक टाइम का कंसल्टेशन में मिल जा रहा है। सोचो वो एक महीने में कितना बना रहा है, 3-3.5 लाख रुपए। उसके अलावा जो दवाइयां ब्रांडेड वो जो लिख रहा है, उसमें से कमाई आराम से भारत में एक अच्छा डॉक्टर 10 लाख रुपए महीना बनाता है, 10 लाख रुपए महीना। न्यूरो सर्जन लोग या न्यूरो फिजिशियन जो होते हैं, उनकी तो कंसल्टेशन फीस ही 1500-2000 से कम नहीं होती। किसी न्यूरोलॉजिस्ट का ऑनलाइन चेक कर लेना कि कंसल्टेशन फी कितना है, 1500 से कम नहीं है। माना कि न्यूरो के लिए आपको बहुत मेहनत करी है, नो डाउट डॉक्टर्स को पैसा लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत लो सर, है ना। भाई 500 रुपए आप कंसल्टेशन ले रहे हो तो आप इलाज भी कर रहे हो सामने वाले का, अच्छी बात है। पर उस कंसल्टेशन के बाद आप जो दवाइयों में और ये सब चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। और भारत के अंदर जो अनअवेयर लोग हैं वो अपनी जान ठीक करने के लिए करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मेरा एक मित्र है, वो एज ए मैनेजर काम करता है, वहां पे मैनेजमेंट देखता है। उसी ने मुझे बताया कि यार सिर्फ डराना है, मरीज को क्या करना है, सिर्फ डराना है। ठीक है, एक विमेन है जो प्रेग्नेंट है, सब उसका ठीक चल रहा है, ठीक है, बट आपने उसको बोला कि इस वाली स्कैनिंग में क्लियर नहीं हो रहा है सर, ये चीज तुमको डॉपलर वाला स्कैन कराना पड़ेगा, या 50 ठो स्कैन आपने बता दिए, पता है, पर वो यहाँ नहीं होगा। एक काम करो, ये पर्ची लिख के दे रहे हैं, वहां चले जाओ। कहाँ जाना है कि भैया उदयपुर चले जाओ, है ना। उदयपुर में वो गए तो वहां पता चल रहा है कि उस स्कैन का चार्जेस ही 5,000 रुपए है। वास्तविकता में 5,000 नहीं है, पर वो डरे हुए ना कि भाई बच्चे के साथ कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो वो कहीं से भी लाके कर रहा है। वो 5,000 उन्होंने वहां लिए, उसमें से 1,500 रुपए तो इस हॉस्पिटल का पहले से कट था, कि हर एक टेस्ट जो वहां यहां से रेफरेंस होके आएगा उसके अंदर 1,500 रुपए कट है, इनका 30% कट है सर।
ये कट और ये सारी चीजें वो देखता था मेरा दोस्त। वो बोलता है यहाँ कुछ नहीं होता है, बस डराया जाता है ना, और यहाँ से रेफर कर देते वहां, वहां से पैसा यहाँ आता है, डॉक्टर्स को आ रहा है, स्टाफ को आ रहा है, सब लोग कमा रहे हैं। इतने हद तक अनएथिकल प्रैक्टिसेस भारत में चल रही है हेल्थ को लेकर, बहुत अनएथिकल। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी सर, सरकारों को देखनी पड़ेगी, है ना। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है हेल्थ का इंडिया में, है ना, वो बड़ा वरीसम सिचुएशन है भारत में, बहुत वरीसम है ना। और हमको प्रिवेंटिव और बाद में पोस्ट केयर पे भी बात काम करना पड़ेगा। पोस्ट केयर में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, पर हमको प्रिवेंटिव में भी लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, कि आप बीमार पड़े नहीं, पर हम तो चाहते हैं कि बीमार पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट है उसके अंदर हॉस्पिटल्स का, इंटरेस्ट है उसके अंदर उस प्रोफेशन का, कि जितना ज्यादा बीमार हो भाई। शमशान घाट जो चला रहा है, या फिर जो ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जो शमशान या मौत का सामान बेचते हैं ना, उसका दुकान कफन बेचने वाला, कफन बेचने वाला ये थोड़ी चाहेगा कि लोग ना मरे, वो तो चाहेगा मरे सर। तो यही हाल है भारत में। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो, वो चाहते हैं आप बीमार पड़ो। वो तो चाहते हैं आप एडल्ट्रेटेड फूड खाओ, ज्यादा एडल्ट्रेटेड फूड खाओगे ज्यादा हॉस्पिटल आओगे, ज्यादा बिल बनेगा तो वाह वाह हो जाएगा सर, है ना। कोई ठीक नहीं करना चाह रहा है, ये चीज को देखना बहुत जरूरी है भाई। हो सकता है मैं ऊपरी स्तर पे देख रहा हूँ, बट मैंने अंदर से भी देखा है सिस्टम को, क्योंकि मेरे घर में मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं सर, साफ साफ ये चल रहा है। तो ये समस्याएं हैं मेडिकल फील्ड की भारत में, इस पे बात होनी चाहिए। हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे, उस समय कुछ कह रहे थे ना आप? हाँ हाँ, भूल गए आप, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर हमको अभी इंस्टीट्यूशनली इन बातों को समझना है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो नए कॉलेजेस तो यही खोलेंगे सर। प्रमोट एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस, ये भी जरूरी है सर, है ना। कंडक्ट नॉर्म्स, कंप्लेंट्स, मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन मेडिकल प्रोफेशनल, है ना। भारत में एक और समस्या है सर, कि भारत में डॉक्टरों की कमी होने की वजह से झोला छाप डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, झोला छाप जो क्वैक्स जिनको कहते हैं, क्वैक का मतलब होता है एमबीबीएस नहीं किए हुए हैं, कई बार कोई और कोर्स किया हुआ होता है छोटा मोटा, है ना, और वो मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं। एक डॉक्टर को पता होता है कि किसको किस लेवल तक का दवाई देना है सर, है ना, पर क्वैक्स को नहीं पता होता। क्वैक्स प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, कभी किसी मेडिकल डॉक्टर के अंडर कर लिए 1-2 साल और सीख गए, और गांव में आके अपना खुद का क्या खोल लिया, मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, और फिर साथ में पीछे इलाज भी कर रहे होते हैं लोगों का। और वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय तो वही कर रहे हैं इंडिया की हेल्थ को, है ना। डायरेक्टली लेवल 1 लेवल 2 छोड़ के सीधा लेवल 3 की पेन किलर्स जो है वो लोगों को दे देते हैं, है ना। अब वही बात है कि लेवल 3 का पेन किलर खाने के बाद अगली बार लेवल 1 असर करेगा क्या? नहीं करेगा सर, है ना। एक्यूमुलेट होती बॉडी में, किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी की इश्यूज आ जाते हैं। मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं बायोलॉजी भी बहुत ज्यादा नहीं जानता, बट हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि अननेसेसरीली पेन किलर खाने से बॉडी के अंदर अदर इश्यूज आते हैं सर, आते हैं, किडनी का इशू आता है ना। और इसके अलावा 1-2 बातें और हैं कि इंडिया में ना एंटीबायोटिक्स को लेकर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, हम देखो डिजीज को समझते हैं तो हमको पता है डिजीज या जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु नॉर्मली हम 2 पार्ट्स में रोगाणुओं को तोड़ते हैं पैथोजेंस को। एक होते हैं बैक्टीरिया, एक होते हैं वायरस। 2 पैथोजेंस हम नॉर्मली बात करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु जिसको बोलते हैं, और वायरस को बोलते हैं विषाणु। ठीक है, दोनों ही होते हैं, दोनों से आप बीमार हो सकते हो। बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है तो उसको किल करने के लिए आप देते हो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ही किल करता है। सेकंड आपके पास होता है वायरस को किल करने के लिए। अभी एंटीवायरल सुनने में आए हैं कि वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरल दिए जाते हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है और आप डिजीज्ड हुए हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी से ही ठीक होगा सर। मतलब जो वायरल होता है ना, वायरल फीवर जो आ रहा है, वो आपकी इम्यूनिटी से ठीक होता है। मतलब आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की ना, वो उससे लड़के ठीक है। वायरल जो है वो 3-4 दिन में, 5 दिन में अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाता है अपने आप बस अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अगर बैक्टीरिया से आपको इश्यू हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा सर। बैक्टीरिया वाला जो है वो अपने आप ठीक
नहीं होगा, मोस्टली आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, एंटीबायोटिक खाना पड़ सकता है। बट अगर आपको डिजीज वायरस से हुआ है और आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, बात समझ आ रही। अब जब आप बीमार होते हो तो प्राइमरीली आपको डायग्नोस करके डॉक्टर ये नहीं बता पाता कि आपको वायरल डिजीज हुआ है कि बैक्टीरियल हुआ है, समझ में आ रहा है, उसके लिए एडवांस डायग्नोसिस करना पड़ता है, और भारत में एडवांस डायग्नोसिस है नहीं। प्राइमरी लेवल पे आप वायरस से आपको डिजीज हुआ है या बैक्टीरिया से हुआ है, ये डायरेक्टली डॉक्टर टच करके नहीं बता सकता सर आपको, ठीक है, नहीं बता। इवन सीबीसी के थ्रू भी सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि भाई प्लेटलेट सडनली कम हुआ है, हो सकता है बैक्टीरियल हो, नहीं बता पाएगा, समझ में आ रहा है। प्राइमरी डायग्नोसिस से नहीं पता चलता, एडवांस डायग्नोसिस से पता चलता है, ठीक है। गांव में प्राइमरी डायग्नोसिस है सर, सीएचसी में भी प्राइमरी डायग्नोसिस है, एडवांस लेवल है नहीं, और डॉक्टरों को एमआर एंटीबायोटिक तो पकड़ा के जा ही रहे हैं सर, है ना, कि भैया ये लिखो आप। डॉक्टर्स को तो चाहिए कि जितना ज्यादा मैं लिखूंगा उतना मेरा भी तो कमीशन आएगा, आएगा, दुकान वाले का ज्यादा बिकेगा। तो आप रहे हो किसी वायरल डिजीज की वजह से, और वो वायरल डिजीज में आपको दे क्या रहा है सर, एंटीबायोटिक दे रहा है, एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है आपको, स्टिल ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस आप एंटीबायोटिक क्या कर रहे हैं सर, ले रहे हैं। और वो एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर आ जाती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब वो एंटीबायोटिक जब आप कंटिन्यू ले लेते हैं या फिर इरेगुलर भी ले लेते हैं, एंटीबायोटिक के साथ ये भी इशू है, अगर आप इरेगुलर एंटीबायोटिक लेते हैं तो भी आपकी बॉडी जो होती है वो एक्लेमेटाइज हो जाती है। एक्लेमेटाइज इज नॉट द राइट वर्ड आई थिंक, बट हाँ कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को लेकर रेसिस्टिविटी आ जाती है, तो फिर वो एंटीबायोटिक आप पे असर नहीं करता, या फिर उसका जितना अमाउंट आप ले रहे हो उतना असर नहीं करेगा, आपको ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा उसको। ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और भारत के अंदर बहुत ज्यादा एंटी माइक्रोबियल क्या है सर, रेसिस्टेंस है, AMR। और उसका क्यों है कारण कि आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक खा रहे हो या फिर आप इरेगुलर तरीके से एंटीबायोटिक खा रहे हो, ठीक। अब एंटीबायोटिक की जरूरत कब होती है पता है, नो डाउट आपको बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, पर जैसे एग्जांपल के लिए सडनली आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, होता है, आपके खरोच आ गई, आपका हाथ पूरा खरोचा गया है, तुरंत जैसे ही एपिडर्मिस आपकी हटेगी इंटरनल स्किन बाहर आएगी, है ना, और तुरंत इस एयर से क्या हो जाएगा, रिएक्शन, पॉसिबली वहां बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे सर, क्योंकि उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल गया सर, है ना, मिला। ये बैक्टीरिया जो जनरेट हुआ, अब आपका जब हॉस्पिटल ले जाते हैं और आपको तुरंत एडमिट किया किसी चीज पे, डॉक्टर तुरंत क्या लगाता है, पहले एंटीबायोटिक, ताकि ये जो जनरेट हो रहे हैं ना इनको आप तुरंत क्या करो, वापस रिकवरी के मोड में लेकर आओ सर, नहीं तो ये ज्यादा डैमेज कर देंगे। तो नॉर्मली डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं सर, है ना, किसी और केस में भी एंटीबायोटिक देते हैं। अब आप अगर किसी एक एंटीबायोटिक या दो एंटीबायोटिक को लेके पहले से क्या है, रेसिस्टेंट है, तो डॉक्टर को पता है क्या, नहीं पता। डॉक्टर ने वही एंटीबायोटिक, आप मान लो एमोक्सिसिलिन को लेकर रेसिस्टेंट हो गए हो, डॉक्टर ने एमोक्सिसिलिन का हाई डोज दे दिया आपको, पता चला आपकी बॉडी पहले से रेसिस्ट कर रही है उसको, तो वहां पे वो असर करेगी नहीं, और 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद देख रहे हैं कि पता चला केस और क्या हो गया, वर्स हो गया, बेटर कि आपको दूसरा एंटीबायोटिक दे सकते थे, बट आपकी पता नहीं है ना कि क्या एंटीबायोटिक रेसिस्ट हो गया। इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस आ रहा है एंटीबायोटिक को लेके, और उसी वजह से अब रिसेंट टाइम में जो एंटीबायोटिक्स लोगों को दिए जाते हैं उनका क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। पहले आप 3 एजिथ्रोमाइसिन देते थे, अभी आप 6 देने लग गए, देखा है आपने, है ना, मतलब इस तरीके से हो रही है चीजें। ये तो खैर अब टेक्निकल बातें हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, साइंस वाले सर से पढ़ना ये सब, ये वाली चीजें, ये भी एक बड़ा समस्या है सर, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, उस वजह से नुकसान हो रहा है सर बॉडी में भी। चले, प्रमोट एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस और एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कहीं ना कहीं अंदर की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बना और उनकी जवाबदेही इंश्योर करो सर, तो एनएमसी ये सब करता है, समझ गए सर। की फंक्शन एंड रेगुलेटरी पावर क्या है सर एनएमसी की, मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाता है, परमिशन ग्रांट करता है, अथोराइज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज, अप्रूव इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेडिकल कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन। हो सकता है कोई मेडिकल कॉलेज पहले से बना हुआ है, अब वो कोई नया पीजी कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है, उसको भी अप्रूवल वहीं से मिलेगा। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, जिसमें सारे के सारे डॉक्टर्स का क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल कंडक्ट की गाइडलाइन, ठीक है। NEXT अभी बताया था, नेशनल एग्जिट टेस्ट,
उसमें क्या होता है, कॉमन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जो सारे एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए होता है, एंड लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन फॉर प्रैक्टिस। आप एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी आपको कॉलेज से, बट आप प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आप NEXT को क्लियर करोगे सर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, ये तो आपको पता है सर, नीट का एग्जामिनेशन होता है दोनों लेवल पे एंट्री के लिए, है ना। इसके अलावा आपके अंदर एम्फेसाइजेस पेशेंट केयर, लोगों को या डॉक्टर्स को सेंसिटाइज भी किया जाता है। ऑल्दो बहुत संवेदनशील होना भी डॉक्टर प्रोफेशन के लिए सही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं या लोगों के दर्द को खुद महसूस करने लग जाते हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। मूवी देखिए ना, मुन्ना भाई MBBS होता है ना, तो बोलता है ना, अस्थाना बोलता है कि कौन अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो एक गर्ल खड़ी होकर बोलती है कि मैं लोगों का दर्द महसूस कर सकती हूँ इसलिए मैं अच्छी डॉक्टर बन जाऊंगी, तो बोलते कभी अच्छी डॉक्टर नहीं बनोगी, है ना, क्योंकि आप अगर लोगों के दर्द को महसूस करोगे तो आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे, है ना। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अपने खुद के बच्चों का इलाज नहीं कर पाते, है ना। ऑपरेशन करना होता है खुद के बच्चे का तो कर लेगा क्या वो, नहीं, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो बोलेगा क्या पता मेरे से गलती हो जाए, है ना, तो वो खुद नहीं करके किसी और से करवाएगा, भैया तुम कर दो, होता है ऐसा, ठीक है, होता है ना, नहीं कर पाते हैं। हाँ, मेरे चाचा जी डॉक्टर अभी रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर वो बन के रिटायर्ड हुए हैं, है ना, अपने समय में बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं, तो उनकी बेटी को सुई नहीं लगा पाते थे वो, हाँ नहीं लगाते थे, सीरियसली नहीं लगा पाते, हाँ, एक तो लगाने भी नहीं देती पापा को वो भी होता है ना, तो नहीं लगा पाते, तो क्योंकि संवेदना आपसे जुड़ाव रहता है ना बच्चों से, तो ज्यादा संवेदनशील होना भी सही नहीं है, किंतु अपनी एथिकल कंडक्ट को जानना बहुत जरूरी है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एम्फेसाइज पेशेंट केयर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल वैल्यू अलोंगसाइड क्लिनिकल नॉलेज। क्लिनिकल नॉलेज है बट अगर आप वेल बिहेव्ड नहीं हो तो भी समस्या है सर, है ना। सिंपल सी बात है यार, कई बार डॉक्टर के बात करने के तरीके से मरीज ठीक हो जाता है, होता है ना। कई बार डॉक्टर के पास जाते ही डरा, अब मैं क्लास में आऊं बोल दूं पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट है, यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, जीवन में नहीं होगा तुमसे आके बोल दो ऐसे तो तुम लोग को यार ये तो डरा दिया फालतू में, अगले दिन से तुम क्या हो जाओगे, डिसबैलेंस हो जाओगे, है ना, जबकि ऐसा है नहीं। पर सिर्फ पॉलिटी पढ़ाना आना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि यार भैया ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है पर हम लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो मरीज के साथ कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। कई बार डॉक्टर बहुत गंदे से कम्युनिकेट कर देते हैं मरीज के साथ, है ना, कई बार लोग मरीज को डरा देते हैं, डरा भी देते हैं। कई बार इतने अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स देखे कि उनके पास जाके बैठो 5 मिनट ना, ठीक है, मेरी दादी को एक मरीज देखते, एक डॉक्टर देखते हैं, हमेशा से वही देखते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ हमारे फैमिली डॉक्टर ही, वो इतने अच्छा उनका स्वभाव है कि वो 5-7 मिनट उनके पास बैठ के दादी इतना खुश हो जाती है ना कि भैया लगता है हमारे साथ वो खुश नहीं रहती ठीक है, इतना अच्छे से वो बिहेव करते हैं, तो वो बिहेवियर बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। बच्चों को, अब आपने बच्चों के कुछ डॉक्टर देखे होंगे, है ना, पता ही नहीं चलता सुई लगा के निकल जाते हैं, है ना, और यहाँ तुरंत बच्चे को पता चल जाता है कि तुम उसको चुटकी काट रहे हो, है ना, वो डॉक्टर को बात करते करते गुलू 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 करते ठन से ठन, बच्चा बोलता क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खत्म, रोते भी नहीं बच्चे, है ना। बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन बनना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, बच्चों को हैंडल करना, उनको बेहतर बनाना, करते हैं ना। तो वो भी बहुत जरूरी है कि आप क्लिनिकल नॉलेज के साथ प्रोफेशनल वैल्यूज और बिहेवियरल और कर्टसी का एस्पेक्ट भी सीखें सर, है ना। बहुत सारी चीजें माइंड में ही होती है, कई बार जो ज्यादा डर रहा होता है ना, उसको डिजीज थोड़ी होती है वो बढ़ जाती है, और कई बार जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, डिजीज ज्यादा होती है वो कम हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है कई बार, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नर्वस सिस्टम को सही रखें सर, वो इससे फर्क पड़ेगा, है ना। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्सेज का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स कम है सर, तो हम जितने डॉक्टर बना रहे हैं उसके अलावा जो अदर कोर्सेज होते हैं अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद है, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष है सर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आयुष, AYUSH, आयुष। हमारे पास एक अलग मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री जो है वो इंश्योर करती है, इन सारे कोर्सेज को देखती है सर। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है, अपन बात कर रहे हैं एलोपैथी की, किसकी, एलोपैथी।
ये जो लोग हैं वो भी काफी समझ रखते हैं ना शरीर की, एलोपैथी की जानकारी नहीं रखते, शरीर की समझ तो रखते हैं, अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन जानते हैं। इन सारे प्रैक्टिशनर्स को एक ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है। ब्रिज कोर्स का मतलब एक शॉर्ट टर्म कोर्स करा दो। उस शॉर्ट टर्म कोर्स में जो बेसिक नीड्स है एलोपैथी की, बेसिक नीड्स जो बेसिक नॉलेज जो है एलोपैथी का, वो उनको दे दो सर, ताकि वो भी क्या कर पाए सर, टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रिज कोर्स। तो बीच का एक कोर्स कर ले, अपना तो कर ही रखा है उन्होंने, अपने फील्ड के तो डॉक्टर है ही, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो है ही वो, पर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता ना, बट उसको अगर एक ब्रिज कोर्स करवा दोगे तो वो फिर ये प्रैक्टिस करने लग जाएगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उसमें वो जानता सारी चीजें नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक जो शॉर्टेज है एलोपैथिक डॉक्टर की, वो उसको थोड़ा सा एक ब्रिज करने के लिए सर। ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चेयरपर्सन, एनएमसी के चेयरपर्सन को कैसे बनाते हैं सर? प्रोसेस सिंपल है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है सर, इसका सिंपल प्रोसेस है। एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल करता है इस प्रोसेस को, मतलब इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं, एग्जीक्यूटिव ही करेगा। ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सेलेक्ट कमेटी, मतलब एक कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है। कमेटी में कौन है सर? एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है, उस कमेटी के अंदर टिपिकली इंक्लूड इमिनेंट पर्सन फ्रॉम मेडिकल एजुकेशन, है ना। अब किसी नेताजी को अगर एनएमसी का चेयरमैन बना दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एनएमसी का चेयरमैन है, इसका मतलब नो डाउट एक बहुत सीनियर डॉक्टर होना चाहिए, जो कि सालों साल मेडिकल प्रैक्टिस भी किया हो और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानता हो। सिंपल बात है सर, है ना। तो इसीलिए टिपिकली इंक्लूड, कमेटी के अंदर कौन होते हैं? टिपिकली इंक्लूड एमिनेंट पर्सन फ्रॉम मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर एक्सपर्ट इवेल्युएशन। ठीक है। तो आपको जो चूज करने वाली कमेटी है, उस कमेटी में भी पहले से क्या होते हैं? मेडिकल एजुकेशन के लोग होते हैं, मतलब डॉक्टर्स ही होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स। टेन्योर प्रोविजन क्या है इसका? यूजुअली 4 साल का ऑफिस है या 70 साल की एज, जो भी पहले आएगा उस पर रिटायर्ड हो जाएगा। और रिजाइन तो वो सिंपली गवर्नमेंट को बता सकता है कि रिजाइन कर रहा हूं, जैसे अभी उन्होंने किया रिजाइन। मतलब प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल करता है प्रोसेस को। ठीक है। और एनएमसी का चेयरमैन जो है वो मोस्टली वही पर्सन बनेगा जो कि डॉक्टर है सर। ठीक है। टिपिकली प्रीलिम्स का क्वेश्चन, हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। इससे पानी है क्या? नहीं है। हाँ क्या है? हाँ तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। नेशनल मेडिकल कमीशन किस कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? ये एनएमसी एक्ट है ना। सिंपल क्वेश्चन। इसको बताओ। हो गया। हो गया सर। क्या है आंसर? सी है। एनएमसी रिप्लेस एमसीआई, ठीक है। 4 ऑटोनोमस बोर्ड, ठीक है। चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, नो, है ना। ये इसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब सारे डॉक्टर मिलके चूज करते हैं क्या एनएमसी का? नहीं, तो तीसरा गलत है। एनएमसी मेंटेन नेशनल मेडिकल, तो 1, 2 एंड 4 सही है। ए सही है इसका, ठीक है। ए इज द आंसर। हो गया। क्या है? बी।
NMC is responsible for regulating standard of medical education. True. Granting permission for establishment of medical college. Conducting elections for state medical councils. Prescribing professional ethics for doctors. स्टेट मेडिकल काउंसिल अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो मतलब नहीं करता होगा ना। जो आपने नहीं पढ़ा है वो ऑप्शन में है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो होता ही नहीं है। कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर स्टेट मेडिकल काउंसिल, क्या पता करता होगा यार। तो आंसर डी भी हो सकता है ब्रो। 1 2 3 4 समझ रहे हैं सर, है ना। ठीक है, आंसर बी ही है इसका, 1 2 4। ठीक है, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो होती है उनका स्टैट्यूटरी वो नहीं रहता है, ठीक है। बी 1 2 4। स्टेट मेडिकल काउंसिल्स आर सेपरेट बॉडीज कंस्टिट्यूटेड अंडर स्टेट लेजिस्लेशन। वो भी अगर स्टेट ने लेजिस्लेशन बना रखा है सर, ठीक है, विद देयर ओन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उनका खुद का गवर्निंग स्ट्रक्चर होता है। NMC maintains a national medical register but doesn't conduct election for state level medical council. This statement introduces a function that is outside NMC's preview. ठीक है सर, आप जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसमें भी कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे ना। ब्लेटेंटली क्लियर है तो समझ आ रहा है, जैसे ये क्लियर नहीं था तो इसको पढ़ना जरूरी है फिर नीचे, ठीक, ताकि एक नई जानकारी तो मिले कि स्टेट मेडिकल काउंसिल भी होती है जो कि स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर बनेगी सर, और उससे NMC का कोई लेना नहीं है सर, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस को हम नहीं पढ़ने वाले ना, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, आर्टिकल को डिटेल में, है ना। आपको पता है ना अपॉइंटमेंट ऑफ इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को बता रहा है ये। आपको पता है ना, आपके पास 3 केस हुए थे। फर्स्ट जज केस SP गुप्ता वाला, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस हुआ था 1982 में सर। उस फर्स्ट जज केस में एग्जीक्यूटिव के ही फेवर में गया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। फिर उसके बाद 1992 में केस हुआ ना, दैट वाज सेकंड जज केस, और सेकंड जज केस में किसके फेवर में आ गया, कॉलेजियम बन गया। सेकंड जज केस में तो कॉलेजियम निकल के आया था, याद आ रहा है। थर्ड जज केस में कॉलेजियम थोड़ा एक्सपांड हो गया सर, हो गया। अभी करंटली कॉलेजियम जो है 2 कॉलेजियम है आपके पास, एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और एक हाई कोर्ट कॉलेजियम। हाई कोर्ट कॉलेजियम में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और 4 अदर जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में CJI ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज हैं सर, है। यही अभी सिस्टम है सर कॉलेजियम का। हम इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में ना, इसलिए बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा ये कॉलेजियम डिसाइड करता है, और कॉलेजियम जो है अपना डिसीजन गवर्नमेंट को बताता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है, कैबिनेट, और अल्टीमेटली वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। पढ़ा है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसमें कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा ये कॉलेजियम जो है वो नाम फाइनल करता है, किसको भेजता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फाइनल करता है कि कौन बनेगा, और फिर वो वापस वही प्रक्रिया की सरकार को भेजेंगे, सरकार अपॉइंट करेगी, ठीक है। एक तीसरी चीज है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर। ये ट्रांसफर कौन तय करता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 3 काम करता है। पहला काम, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा ये डिसाइड करता है। सेकंड, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा ये डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय दैट हाई कोर्ट कॉलेजियम, ओके, ठीक है, उसको अप्रूव करेगा। और तीसरा चीज करता है कि हाई कोर्ट के जज का अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करना है सर, ट्रांसफर करना है, ये डिसीजन भी कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही सबसे पावरफुल है। डन, यही है सर जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर, हम पढ़ चुके हैं इसको। ये देखो आगे इसमें डिटेल। फर्स्ट जज केस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आपने बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव का ही प्राइमेसी रहेगा। फिर सेकंड जज केस आया था 1993 में, इसके अंदर आपने बोल दिया कि कॉलेजियम आ जाएगा सर। तो कॉलेजियम सिस्टम का जन्म जो है किसमें हुआ सर, सेकंड जज केस में। फिर आया थर्ड जज केस, इसमें बोला कि कॉलेजियम सिस्टम को और वास्ट कर दिया, 4 और एक CJI हो गए सर। मतलब पहले इसमें 3 ही मेंबर थे, 3 से इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। तो 1998 से कंटिन्यूअसली कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है सर देश में,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। कौन बनेगा जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, दोनों के कोलेजियम तय करते हैं, सरकार सिर्फ अपॉइंट करती है। समझ गए? ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है ना, कि भाई न्यायपालिका जो है और जो आपकी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, दोनों में क्या रहे सर, सेपरेशन रहे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, सीजीआई प्लस 4 मोस्ट जज, टोटल 5। हाई कोर्ट कोलेजियम, अच्छा हाई कोर्ट कोलेजियम में 3 ही जज होते हैं, 4-5 नहीं होते हैं, ठीक है ना, हाँ याद रखना है चीज। बड़े थोड़ी है, नहीं है ना, इतने ही है ना। एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना ना, इस चीज का क्लियर रखना। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो होता है ना, उस सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 5 जज होते हैं। हाई कोर्ट कोलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट लेवल, मतलब जो हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट लेवल पे देखता है, मतलब हाई कोर्ट जो रिकमेंड करता है ना नाम, उसको सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जब अप्रूवल करना होता है तो वहां 3 ही जज होते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो इन जनरल 5 होते हैं, इसमें 3 रहते हैं और फिर इसमें हाई कोर्ट वाले में तो 3 ही रहते हैं, ठीक है। चलो ये तो हम पहले काफी डिटेल में पढ़े हैं ना, इसलिए ज्यादा इस पे बात करते नहीं है सर। हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर 222, इस पे आप सेल्फ रीड कर लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के क्या आ रहा है सर, जज मेड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मेड। कॉलेजियम सिस्टम किसने बनाया सर, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, जजेस नहीं बनाया। लिमिटेड एग्जीक्यूटिव रोल पोस्ट 1993, सेकंड जज केस के बाद रोल डिमिनिश हो गया उनका। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन दे रहा है नाम, कॉलेजियम ही दे रहा है सर। रीइटरेशन प्रिंसिपल इज बाइंडिंग। रीइटरेशन प्रिंसिपल मतलब कॉलेजियम एक बार जो सरकार जो है वो एक बार नाम वापस भेज सकती है कॉलेजियम के पास, बट अगर कॉलेजियम ने वापस सेम नाम रिकमेंड किया तो फिर सरकार का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है सर। तो रीइटरेशन इज बाइंडिंग। रीइटरेशन मतलब वापस अगर बोल दिया तो बाइंडिंग है सर, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ये कई जगह होता है ना, लोकसभा के केस में भी होता है। अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने, उस बिल को अगर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति जो है या तो उस पर साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, राष्ट्रपति जो है वो उसको विद होल्ड करके रख सकता है अपने पास के रोक दिया सर। तीसरा है राष्ट्रपति उसको रिटर्न कर सकता है रिकंसिडर करने के लिए। राष्ट्रपति रिकंसिडर के लिए तभी भेज सकता है जब वो मनी बिल नहीं हो और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो और न ही कोई ऐसा बिल हो जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर आ रहा है। आई होप जो पढ़े हैं उनको याद होगा, क्योंकि मनी बिल ऑलरेडी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आता है तो वो पास होने के बाद उसको वापस नहीं भेज सकता। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी पहले से प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट के पास होने के बाद वापस नहीं भेज सकता, ठीक है। और तीसरा क्या है, आर्टिकल 2 और 3 जिसमें रीऑर्गेनाइज करना होता है इंडिया का या आउटसाइड से किसी को बनाना होता है, ये भी रिकमेंडेशन किसका चाहिए सर, प्रेसिडेंट का। तो ऐसे बिल जो पहले से ही प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आ रहे हैं उनको प्रेसिडेंट दोनों सदनों में पास होने के बाद रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, ऐसा ना। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में अगर मनी बिल लाना होता है, मनी बिल लोकसभा में आता है तो पहले से ही प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, रिकमेंडेशन। तो जब पहले रिकमेंडेशन दे दिया प्रेसिडेंट ने तो पास होने के बाद वापस थोड़ी भेजेगा, अगर रोकना होगा तो पहले ही रोक लेगा सर, है ना। तो जो बिल पहले से प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन से आ रहे हैं उनको प्रेसिडेंट वापस नहीं भेजता, ठीक है। अब इन जनरल ये होता है कि अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो उस बिल को वापस भेज सकता है कि रिकंसिडर करो दोनों हाउस को, और अगर दोनों हाउस ने रिकंसिडर करके फिर से प्रेसिडेंट को दे दिया तो उसका साइन करना क्या है, कंपलसरी। इसका मतलब वो सिर्फ एक बार ही वापस भेज सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये रीइटरेशन प्रिंसिपल इज बाइंडिंग, मतलब वापस भेजा और उस दोनों हाउसेज ने वापस रीइटरेट कर दिया कि यस, तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना कंपलसरी, दैट इज बाइंडिंग। सेम यहां भी हो रहा है, कॉलेजियम ने नाम भेजे सरकार को, सरकार ने कहा कि नहीं इन नामों पे वापस क्या करें, विचार विमर्श करें। विचार विमर्श करके कॉलेजियम ने वापस वो नाम सरकार को भेज दिए, तो अब सरकार को उन्हीं को अपॉइंट करना क्या है, कंपलसरी है, बिकॉज रीइटरेशन प्रिंसिपल इज बाइंडिंग। समझे, एक ही बार आप वापस भेज सकते हो।
ट्रांसफर पावर कॉलेजियम के पास है। एनजेक वाज स्ट्रक डाउन इनटू, ये जानते हैं ना एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में आया था ना, ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कॉलेजियम को हटा दिया था और एक बॉडी बनी थी कमीशन, जिसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट से आ रहे थे, 3 कहां से आ रहे थे, कॉलेजियम से, मतलब जुडिशरी से आ रहे थे। बट इस बॉडी को क्या कर दिया आपने, हटा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया ना इसको, ठीक है। तो ये बॉडी तो कभी बनी नहीं सर, अभी भी क्या चल रहा है, कॉलेजियम में चल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे याद रखने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 जज है, सीजीआई प्लस 4 सीनियर। हाई कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट लेवल वाला 3 जज है, सीजीआई वर्सेस 2 सीनियर मोस्ट। हाई कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट लेवल का 3 जज है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट। इसका कंपोजिशन का ध्यान रखेंगे, ये समझ में आया ना, ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला काम करेगा कि भाई ये 5 लोग मिलकर तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। हाई कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट लेवल वाला, इसका मतलब ये जो नीचे का हाई कोर्ट लेवल का कॉलेजियम है, जो अपने हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम रिकमेंड करेगा, वो किसको करेगा, इसको करेगा, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, ठीक है। तो वो जो रिकमेंडेशन है उसमें 3 ही लोग रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज, ठीक है। ये आपका हो गया मैटर। 5 फॉर सुप्रीम कोर्ट मैटर्स, 3 फॉर हाई कोर्ट मैटर्स एट सुप्रीम कोर्ट लेवल। चलो इसको करो। हो गया, ये होगा। हो गया। ए है आंसर इसका, है ना। कॉलेजियम के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है इट फाइंड एक्सप्लिसिट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है सर, ये तो सेकंड जज केस 1993 से आया। इट वाज इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये बात सही है सर। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट, ठीक बात है। इफ द कॉलेजियम रीट्रेड्स अ नेम गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, यस। तो 1 गलत है, 2 3 4 सही है, इसका आंसर ए है सर, ठीक है। आंसर इज ए। देख लिया आंसर, सिंपल है ये तो, पर ये सिंपल भी है, क्वेश्चन देखने का क्या है। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज आर्टिकल 222 ही तो है, अभी बात करी थी। आंखें बंद रखो। बहुत बारीकी से चलना पड़ता है, आंसर नीचे ही होता है। सी, काफी जल्दी आ गया आंसर। आर्टिकल इतने हैं, कह रहा है कितने करेक्टली मैच हो रहे हैं, कौन से करेक्टली मैच हो रहे हैं। 222 तो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो एक तीसरा तो मैच हो ही रहा है ना। 217 अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, 124 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्या आंसर है, तीनों मैच हो रहे हैं, सही में। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 2 3 तीनों ही क्या है, सही है। वैसे नॉर्मली सीधे आर्टिकल्स नहीं पूछता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। खास तौर पे जब चीज न्यूज में चल रही है, तो आर्टिकल सारे नहीं, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो याद रखने। 100 आर्टिकल की हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है। चलिए UIDAI आधार, इस पे अपन कल करेंगे बात, ठीक है।